प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र और न्यायिक पुनरावलोकन का परिचालन किस प्रकार किया जाता है। अर्थात आज की वीडियो में हम मुख्यतः दो बातें ले रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र और इसकी परिचालनता, इन दोनों के ऊपर प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दो प्रश्न निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी एग्ज़ाम में जाइएगा, यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आप बैठिएगा, आपके सामने दो प्रश्न अवश्य मिलेंगे। मैं इस रूप में समझाऊंगा यहाँ कि जैसी मर्जी आए प्रश्न बने, आपके उत्तर गलत नहीं हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मेरे सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल के बारे में जानकारी हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे आज? न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र और इसका परिचालनता। ठीक है, दो बातें लेंगे आज हम। अब ध्यान दें भाई, न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र समझें और न्यायिक पुनरावलोकन कैसे संचालित होता है, इन दोनों बातों को समझें। उससे पहले ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि न्यायिक पुनरावलोकन है ही क्या। हालांकि इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। किस नाम से? न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें इसके क्षेत्र और परिचालनता को समझना है, इसलिए थोड़ा सामान्य रूप में ये बताना जरूरी हो जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन है ही क्या। तो ध्यान दें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दिया है, आप इससे सभी बातें समझ सकते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनेंगे क्या कि न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। ध्यान दें, वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति या क्षमता है जिसके आधार पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों, कानूनों और आदेशों की वैधानिकता, अवैधानिकता की जांच करती है। मतलब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो कार्य किए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, न्यायपालिका ये देखती है कि ये जो कानून है, कार्य हैं, आदेश हैं, वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। यह जांच करने की जो शक्ति या क्षमता न्यायपालिका के पास में है, यही क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। आशा करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, विस्तृत रूप में देखना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति, इस नाम से वीडियो अपलोड कर दिए, आप वहां देखिएगा। ये तो मैंने सामान्य रूप में बतलाया जिससे कि आप इन दोनों बातों को समझ सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में कौन सी बात ले रहे हैं? न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र और परिचालनता। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र। भाई, वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र पूरी दुनिया में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब में अलग अलग होता है। अब ये क्षेत्र अलग अलग क्यों है? इसका निर्धारण जिन तत्वों से होता है उसे न्यायिक पुनरावलोकन के
क्षेत्र के नियामक कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जाता है, क्या कहा जाता है? नियामक कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे निर्धारक तत्व होते हैं जिनसे न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम या ज्यादा हो जाता है। क्या कह रहा हूं? जिनसे न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम या ज्यादा हो जाता है, विस्तृत या सीमित हो जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र का निर्धारण या नियामक, इसे नियामक तत्व भी कहा जाता है, निर्धारण निम्न बातों से होता है। मतलब यहाँ विशेषकर न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र दो बातों से निर्धारित होता है विशेषकर। हालांकि हमने आपके लिए तीसरा बिंदु भी तैयार किया है, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप ये दोनों बिंदु या ये दोनों नियामक ठीक से समझ जाते हैं तो फिर तीसरा जो अन्य नियामक मैंने बतलाया है, इसको समझने में आपको कतई कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान दें, सबसे पहले तो ये समझना है कि वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र होता है, इसका निर्धारण कुछ तत्वों के द्वारा होता है, और न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जिन तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है उसे ही नियामक कहा जाता है। तो इसके ऊपर ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन के नियामक निम्न में से कौन है, या कौन सा कथन सत्य है, किसी भी रूप में प्रश्न बनाया जा सकता है। अब आपको मालूम है कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो निर्धारित होता है वह इन नियामकों से होता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब देखो, वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है उसका निर्धारण सबसे पहले तो संविधान की प्रकृति और संविधान द्वारा इसकी व्यवस्था, इससे निर्धारित होता है कि वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम होगा या ज्यादा होगा। किससे निर्धारित होगा? संविधान की प्रकृति क्या है और संविधान द्वारा इसकी व्यवस्था किस रूप में की गई है, समझेंगे। संविधान की प्रकृति क्या है और संविधान द्वारा इसकी व्यवस्था किस रूप में की गई है। अब चाहे भारत है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, दुनिया की कोई भी राजनीतिक व्यवस्था क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ना हो, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस देश के संविधान की प्रकृति क्या है। जैसे मैं आपको विशेषकर इस वीडियो के अंतर्गत एग्जाम्पल दूंगा भारत और अमेरिका का, ठीक है। तो संविधान की प्रकृति क्या है और संविधान द्वारा इसकी व्यवस्था किस रूप में की गई है, आप देखो, समझे भाई। संविधान की प्रकृति के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि वास्तव में जो संविधान है उस संविधान के अंतर्गत क्या सभी बातों का उल्लेख कर दिया गया है या केवल कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। जैसे भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है, यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो मैं विशेषकर यह कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के अंतर्गत ज़्यादातर बातों का संविधान के अंतर्गत उल्लेख कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बातों का उल्लेख कर दिया गया है। तो कानून के जो शब्द हैं उन शब्दों के अनुरूप न्यायपालिका को अपना निर्णय लेना पड़ता है। अच्छा, ये तो एक बात होगी प्रकृति की भारत के बारे में। अब दूसरा मान लीजिएगा, मैं ये कहूँगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, दुनिया का सबसे संक्षिप्त संविधान है, छोटा संविधान है। अमेरिका के संविधान में भाई केवल 7 ही अनुच्छेद है, वहाँ भी संघात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ वास्तविक रूप में सब बातों को उल्लेख नहीं किया गया है। नो, केवल संघ की शक्तियाँ बता दी गई हैं, बाकी राज्यों को दे दिया गया है। मतलब गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया वहाँ शक्ति विभाजन के लिए। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का जो बंटवारा किया गया है भारत के रह नहीं किया गया है, बल्कि वहाँ गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है। गणना मतलब संघ की शक्ति गिना दी गई है, बाकी सब कुछ राज्यों को दे दिया गया है। गणना और अवशेष मतलब जो बचा हुआ है राज्यों का, और संघ की शक्तियों को गिना दिया गया है। संघ के जो विषय हैं कि भी इन विषयों के ऊपर कानून बनाना है, उनकी काउंटिंग गिनती करा दी गई है। अब मुझे बताइए, तो ऐसी स्थिति में वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि सब बातें स्पष्ट नहीं हैं संविधान के अंतर्गत। इसलिए
मैंने यहाँ नोट कर दिया, भारत का संविधान विस्तृत है, संविधान विस्तृत है, ज्यादातर बातों को उल्लेख कर दिया गया है, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा। नोट कीजिएगा, क्या होगा, सीमित होगा। अच्छा, अब अमेरिका का संविधान क्या है, संक्षिप्त है। क्या है, संक्षिप्त है, तो ज्यादातर बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, ज्यादातर बातों का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। अब मुझे बताइए, यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, किसके आधार पर, संविधान की प्रकृति के आधार पर। तो आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को इसके आधार पर समझ सकते हैं कि भी वहाँ पर जो संविधान की प्रकृति है वो कैसी है। संविधान में वास्तविक रूप में सभी बातों का स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया। अगर उल्लेख कर दिया गया है तो न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम हो जाएगा, और उल्लेख नहीं किया गया है स्पष्ट रूप में तो न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अगली बात इसमें संविधान द्वारा इसकी व्यवस्था। अब देखो भाई, वास्तविक रूप में हमारे भारत के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत ही न्यायिक पुनरावलोकन की उचित व्यवस्था कर दी गई है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत इसकी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण भी हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र, मतलब भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका में निहितार्थ रूप में है। क्या कह रहा हूं, निहितार्थ रूप में है, मतलब वहां का जो संविधान है उस संविधानों के उपबंधों के अंतर्गत स्पष्ट रूप में इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उन शब्दों में संविधान के जो उपबंध हैं, अनुच्छेद हैं, उन शब्दों के अंतर्गत ये निहित है, और इस आधार पर वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां या क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है, अमेरिका के अंतर्गत व्यापक होता जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की जो विस्तृत क्षेत्र है, इसके आधार पर ही वहाँ की न्यायपालिका को उच्चतर व्यवस्थापिका तक की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा मैंने, उच्चतर व्यवस्थापिका। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, निम्न में से किस देश के अंतर्गत न्यायपालिका को उच्चतर श्रेष्ठतर व्यवस्थापिका की संज्ञा दी जाती है? तो किस देश में न्यायपालिका को उच्चतर व्यवस्थापिका की संज्ञा दी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नोट कीजिएगा, ठीक है भाई। अच्छा, ये दो बातें होगी। अच्छा, अब यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से संबंधित पहला जो नियामक है या जो न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र का निर्धारक तत्व या तथ्य है, पहला क्या होगा, संविधान की प्रकृति और संविधान द्वारा इसकी व्यवस्था। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, दूसरा नियामक या निर्धारण या निर्धारक तत्व क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की कार्य विधि का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, कार्य विधि का सिद्धांत। अब देखो भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इसके ऊपर एग्जाम में निश्चित रूप में प्रश्न पूछा जाता है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत जाइएगा, इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, और मैंने इस रूप में समझा दिया है यहाँ कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ध्यान दें, आप नोट कर सकते हैं ये। अच्छा, दूसरा एक नियामक क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की कार्य विधि का सिद्धांत, अर्थात वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है उसका निर्धारण या न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्र कम होगा या ज़्यादा होगा, तो इसका दूसरा नियामक ये है कि न्यायिक पुनरावलोकन की कार्य विधि का सिद्धांत। वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की कार्य विधि के सिद्धांत की जैसे हम बात करते हैं, तो वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के कार्य विधि के दो सिद्धांत हैं। क्या कह रहा हूँ, कार्य विधि के दो सिद्धांत हैं। दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो ये है क्या कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया। नोट कीजिएगा, पहला तो क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया। मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की कार्य विधि के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं दुनिया में। क्या बोला मैंने, दुनिया में, विश्व में। कौन कौन सा? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया। मतलब
न्यायपालिका के द्वारा अपना निर्णय या फैसला सुनाते समय किस सिद्धांत के आधार पर वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों, कानूनों और आदेशों के ऊपर वैधानिकता अवैधानिकता के संदर्भ में निर्णय लिया गया है। तो इन दो में से एक सिद्धांत जरूर लेंगे ये। अच्छा, अब हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पहला सिद्धांत लेंगे। देखो, न्यायिक पुनरावलोकन कार्यविधि का सिद्धांत, इसमें दो सिद्धांत हो गए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया। इसमें पहला सिद्धांत यहाँ हो गया, दूसरा ये सिद्धांत में नोट कर दिया। अब देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ पर है? हम भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा जब भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत के अंतर्गत वास्तव में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया जाता है। क्या? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया जाता है। नोट कीजिएगा, क्या? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को भारत में अपनाया गया। इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ ध्यान देंगे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि जब न्यायपालिका के द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा तो वास्तव में न्यायपालिका केवल क्या देखेगी? कानून के शब्दों का अर्थ। नोट कीजिएगा, कानून के शब्दों का अर्थ तक सीमित रहेगी न्यायपालिका। क्या? कानून के शब्द क्या कह रहे हैं? कानून के शब्द, लेटर ऑफ लॉ, कानून के शब्द के अर्थ के आधार पर ही न्यायपालिका यहाँ निर्णय लेती हैं। वास्तविक रूप में जहाँ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया जाता है वहाँ न्यायपालिकाएं अपना निर्णय लेते समय ये नहीं देखती हैं कि कानून बनाने वालों की भावना क्या थी, उनका गंतव्य क्या था और कानून का समाज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। न्यायपालिकाएं तो केवल, मैं भारत की बात कर रहा हूं, न्यायपालिका तो केवल ये देखेगी कि वास्तविक रूप में जो कानून के शब्द हैं, उपबंध हैं, अनुच्छेद हैं, केवल वो शब्द क्या कह रहे हैं, शब्द का अर्थ तक सीमित है। अब इस शब्द की क्या भावना है, कानून बनाने वालों की क्या भावना थी और इसी के साथ में इस कानून का समाज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। केवल कहाँ तक सीमित रहेंगे? कानून के शब्दों के अर्थ तक ये सीमित रहेंगे। मतलब न्यायपालिका अपना फैसला सुनाते समय या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायपालिका केवल ये देखेगी कि कानून के शब्द का अर्थ क्या है, बस उसके आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। अब जैसे मान लीजिएगा, मैं आपको बताऊं, हमारे भारत के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसी बात को लेकर के तो ये कहा गया था, क्या कहा गया था कि भारत में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लेना प्रारंभ कर रही है। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही अपने फैसले लेने चाहिए, ना कि कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विशेषकर इसी बात को उठाया गया था कि हमारी न्यायपालिका वास्तविक रूप में कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर फैसले सुना रही है, जो कि गलत है। भाई, कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर भारत की न्यायपालिका फैसला सुना रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ वास्तविक रूप में 42वें संविधान संशोधन से पहले जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय था वह कानून के शब्द के अर्थ तक सीमित नहीं था, बल्कि कानून बनाने वालों की क्या भावना थी, कानून का क्या गंतव्य है और इसी के साथ में कानून का समाज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों के आधार पर फैसले ले रही थी। इसलिए 42वां संविधान संशोधन किया गया और न्यायपालिका को कहा गया कि आप वास्तविक रूप में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही निर्णय लीजिएगा, ना कि कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर निर्णय ले। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि भारत के अंतर्गत है विशेषकर। ठीक है।
दूसरा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की दूसरी कार्यविधि क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया। अब दो ही सिद्धांत हैं, नोट कीजिएगा। दूसरा क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया। देखो भाई, कानून की उचित प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये बात सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में स्पष्ट रूप में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु फिर भी वहाँ वास्तविक रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है या व्यवस्थापक और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं या आदेश दिए जाते हैं, उनकी वैधानिकता और अवैधानिकता की जब न्यायपालिका जांच करती है तो उस समय वास्तविक रूप में न्यायपालिका कानून की उच्च प्रक्रिया के आधार पर निर्णय लेती है। इसका क्या मतलब है, देखिएगा। वास्तव में कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत 3 बातों को ध्यान में रखकर निर्णय करती है न्यायपालिका अमेरिका के अंतर्गत। 3 बातों को ध्यान में रखकर, कौन कौन सी है? नंबर 1, कानून के शब्द क्या हैं। मैंने आपको कहा था ना कि भारत के अंतर्गत कानून के शब्द के अर्थ तक न्यायपालिका सीमित रहती है बस। तो अमेरिका में ये बात तो देखा ही जाएगा कानून के शब्द क्या कह रहे हैं, शब्द का क्या अर्थ है। दूसरी बात क्या है, कानून के पीछे मंतव्य। मतलब अमेरिका में न्यायपालिका निर्णय लेते समय ये भी देखेगी भाई, क्या देखेगी कि कानून बनाने वाले की भावना क्या थी, कानून बनाने वालों की भावना क्या थी, उनका गंतव्य क्या है, इस बात को भी निर्णय लेते समय ध्यान में रखना होगा। और तीसरी बात क्या है, कानून की साम्य या औचित्यता, अर्थात वास्तविक रूप में अमेरिका के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है तो कानून की औचित्यता को भी ध्यान में रखा जाता है। और इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा अपना निर्णय सुनाया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के आधार पर न्यायपालिका निर्णय लेती है। कानून की उचित प्रक्रिया का मतलब यही होगा कि वहाँ वास्तविक रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वास्तविक रूप में वहाँ कानून के शब्द को तो देखा ही जाता है, मगर इसी के साथ में कानून के शब्दों के पीछे जो भावार्थ छुपा हुआ है उसको भी देखा जाता है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में इसका गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसको भी देखा जाता है। और कानून का समाज व्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। और इसी के साथ में वास्तविक रूप में कानून की औचित्यता है या नहीं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा अपना निर्णय लिया जाता है, फैसला सुनाया जाता है। इसे ही कहते हैं कानून की उचित प्रक्रिया। क्लियर? मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत और कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा जब अपना निर्णय लिया जाता है तो इन दोनों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत को अवश्य अपनाया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। भारत के अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया जाता है और अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे संबंध में किसी न किसी रूप में एग्जाम प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो गलती नहीं करनी है। अब मैंने यहाँ आपके लिए नोट किया है उच्चतर व्यवस्थापिका। इसका क्या मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा जो अपना निर्णय लिया जाता है भाई, वो कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर लिया जाता है। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत न्यायपालिका को उच्चतर व्यवस्थापिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में न्यायपालिकाएं तो यहाँ तक देखती हैं कि कानून के शब्द का अर्थ क्या है, उसकी भावना क्या है, गंतव्य क्या है, इसी के साथ में उस कानून का समाज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस कानून की औचित्यता है या नहीं, सब बातों को देखती है। तो इसलिए वहाँ की न्यायपालिका को उच्चतर व्यवस्थापिका कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, अब इसमें मैंने आपके लिए तीसरा नियामक बिंदु बनाया है। तीसरा नियामक या निर्धारण या निर्धारक तत्व या न्यायपालिका के संदर्भ में जब हम न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को निर्धारित करने वाला तीसरा जो बिंदु है या जो तीसरा नियामक तत्व है, नियामक का मतलब ये होता है क्षेत्र को निर्धारित करने वाले तत्व। तीसरा जो नियामक है वो क्या है, इसमें मैंने 2 बातें ली हैं, शासन व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक, और दूसरा है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। इसके आधार पर भी आप ये बता सकते हैं कि भाई किसी देश के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। कैसे? जैसे शासन व्यवस्था संघात्मक है या एकात्मक। मान लीजिएगा किसी भी देश के अंतर्गत आप ये देखें कि वहाँ संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था है तो संघात्मक व्यवस्था में भी ये देखेंगे कि वास्तविक रूप में वहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा ठीक से किया गया है या नहीं किया गया है, अर्थात वहाँ शक्तियों का बंटवारा सुस्पष्ट है या नहीं, स्पष्ट है या नहीं, व्यापक है या संक्षिप्त है, सीमित रूप में है,
इससे भी न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र निर्धारित होता है। और जो दूसरी बात है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के आधार पर भी आप ये कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम हो गया ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिएगा हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान किया गया है उसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगाए गए हैं। अब प्रतिबंध लगाए गए तो वो प्रतिबंध वास्तविक रूप में कुछ उचित परिस्थितियों में ही लगाए जा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में उचितपन के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, इसके लिए वास्तविक रूप में यह जांच करती है कि कहीं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो इस दृष्टि से वास्तव में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र बढ़ जाता है। और अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में मौलिक अधिकारों को परम माना गया है। तो ऐसी स्थिति में यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र कम हो जाता है। नोट करना है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से संबंधित मैंने आपको 3 नियामक बताए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। एग्जाम में मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आप गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझे कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्षेत्र होता है कम है या ज़्यादा है, इसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, या न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र को वास्तविक रूप में निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वही नियामक हैं। तो यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र के नियामक कौन से हैं, ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की परिचालनता, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन क्रियाशील कैसे हो, संचालित कैसे होता है, परिचालित कैसे होता है। क्या ये न्यायपालिकाएं स्वतः ही अपने आप ही व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों, कानूनों और आदेशों की वैधानिकता और अवैधानिकता की जांच कर सकती हैं, स्वतः ही कर सकती हैं? नहीं, न्यायपालिकाएं स्वतः ही अपने आप ही इनकी वैधानिकता अवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यह समझना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की परिचालनता कैसे होती है। इसके लिए मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 4 बिंदु बना दिए हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनसे बाहर कुछ शेष बचता ही नहीं है। नंबर 1, यह स्वतः परिचालित नहीं होता है। मतलब देखो भाई, न्यायिक पुनरावलोकन वास्तव में अपने आप परिचालित, संचालित, क्रियाशील नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप में न्यायपालिका के सामने किसी एक पक्ष को केस लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद में वास्तविक रूप में न्यायपालिकाओं के द्वारा अपना फैसला सुनाया जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन क्रियाशील होता है या परिचालित होता है, स्वतः परिचालित नहीं होता है। इसके ऊपर किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कथन के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी न्यायिक पुनरावलोकन स्वतः परिचालित होता है या नहीं होता है। इस दृष्टि से किसी भी रूप में प्रश्न बनाया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है बस कि यह स्वतः परिचालित नहीं होता है, बल्कि किसी एक पक्ष को न्यायालय के सामने केस लेकर जाना पड़ता है। दूसरा क्या है, यह है मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों में से किसी भी सिद्धांत से परिचालित हो सकता है। देखो, अब ये दोनों सिद्धांत मैंने वैसे पीछे ठीक से समझा दिए, पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, इतना ध्यान रखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन वास्तविक रूप में यदि परिचालित होता है तो इसके परिचालन के संबंध में 2 सिद्धांत हैं। क्या क्या? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि भारत में अपनाई गई है, कानून की उचित प्रक्रिया वास्तविक रूप में कहाँ अपनाई गई है? अमेरिका के अंतर्गत अपनाई गई है। अर्थात कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कानून के जो शब्द हैं, शब्दों का अर्थ देखा जाएगा, जबकि कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा अपना निर्णय लेते समय, फैसला सुनाते समय कानून के शब्द के अर्थ को तो देखा ही जाएगा, इसी के साथ में कानून बनाने वालों का क्या गंतव्य था या कानून की क्या भावना है इसको भी देखा जाएगा, कानून की औचित्यता को भी देखा जाएगा, कानून का समाज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा
इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका के द्वारा अपना निर्णय लिया जाएगा। इसे ही कहते हैं कानून की उचित प्रक्रिया। तो कहने का मतलब ये होगा कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो परिचालन होता है, संचालन होता है, या न्यायिक पुनरावलोकन जो क्रियाशील होता है, वह इन दो सिद्धांतों में से एक सिद्धांत के द्वारा अवश्य ही होगा। पूरी दुनिया के संदर्भ में ये बात हम आपको बता रहे हैं। तीसरा क्या है, न्यायिक पालिका अपने निर्णयों को, अब ध्यान दें, क्या न्यायपालिका अपने निर्णयों को स्वयं लागू नहीं कर सकती है। अर्थात न्यायपालिका अपने निर्णयों को, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका अपने निर्णयों को, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधानिकता और अवैधानिकता की जांच ही तो करती है। वही तो न्यायपालिका का निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन है। क्या न्यायपालिका अपने निर्णयों को, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन के निर्णयों को स्वयं लागू नहीं कर सकती है। ये बात सत्य है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के कार्यों, कानूनों, आदेशों की वैधानिकता, अवैधानिकता की जांच करती है। वैधानिक है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। अवैधानिक है तो अमान्य घोषित कर देंगे, रद्द घोषित कर देंगे, ठीक है। परंतु यदि न्यायपालिका के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो न्यायपालिका के निर्णयों को क्या स्वयं न्यायपालिका लागू कर सकती है? नहीं। कौन लागू करेगा? कार्यपालिका लागू करेगी। नोट कीजिएगा, ये विशेषकर विद्यार्थी गलती करते हैं। एग्जाम पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी न्यायपालिका का जिक्र कर देते हैं कि न्यायपालिका के निर्णयों को स्वयं जो है न्यायपालिका ही लागू करती है, क्रियाशील करती है। नो, ये कार्य कार्यपालिका ही करती हैं, ठीक है भाई। आप देखिएगा, और चौथा है, इसके निर्णयों को, मतलब न्यायपालिका के निर्णयों को लागू केवल कार्यपालिका ही करती है। क्या कह रहा हूं कि इसके निर्णयों को लागू केवल कार्यपालिका ही करती है। इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका वास्तविक रूप में न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उन निर्णयों के अंतर्गत उनकी क्रियाशीलता में कुछ विलंब जरूर कर सकती है। कार्यपालिका कुछ विलंब कर सकती है उनको क्रियाशील करने में, लागू करने में, लेकिन भाई मना नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के द्वारा यदि न्यायपालिका के निर्णयों की क्रियान्विति नहीं की गई, मना किया गया, तो ऐसी स्थिति में पूरी संवैधानिक व्यवस्था ही ठप हो जाएगी, पूरी राजनीतिक व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। विलंब किया जा सकता है, लेकिन कार्यपालिकाओं को ही न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करना होता है। मतलब न्यायपालिका के द्वारा किसी भी रूप में चाहे निर्णय लिया जाए, उसकी क्रियान्विति कार्यपालिका के द्वारा ही की जाएगी। यह बात आपको ध्यान में रखनी। इसलिए तो कहा जाता है कि सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? कार्यपालिका। इसलिए कहा जाता है कि बिना न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के कुछ समय काम चल सकता है, लेकिन कार्यपालिका के बिना एक सेकंड भी कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए पूरी दुनिया के अंतर्गत कार्यपालिका के जो पद होते हैं, उनकी भर्ती की किसी न किसी रूप में व्यवस्था होती है कि एक सेकंड के लिए भी यह पद रिक्त ना रहे। समझ गए मेरा भावार्थ? ठीक है। तो भाई ये न्यायिक पुनरावलोकन की परिचालनता होगी कि वास्तविक रूप में न्यायिक पुनरावलोकन, इन 4 बिंदुओं को आप समझ जाते हैं तो ये समझ जाएंगे कि इसकी परिचालनता क्या है। यह न्यायिक पुनरावलोकन किस रूप में क्रियाशील होता है, किस रूप में न्यायपालिका के द्वारा अपना फैसला या निर्णय सुनाया जाता है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इन सब बातों को आप इस डायग्राम के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे न्यायपालिका है, संविधान की व्याख्या करेगी। न्यायपालिका ये देखेगी कि व्यवस्थापिका संविधान के अनुरूप कानून बना रही या नहीं। न्यायपालिका ये देखेगी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उसके अनुरूप उनको क्रियान्वित कर रही है नहीं। इसी के साथ में कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, कानून बनाने में मंत्रिमंडल का रोल सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ ये भी देखा जाएगा कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र और न्यायिक पुनरावलोकन का परिचालनता, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन कार्य किस रूप में करती है या न्यायिक पुनरावलोकन क्रियाशील कैसे होता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।